पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं स्वाति शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज। रबी फसलों को पाले के प्रकोप से कैसे बचाएं? खेतों में खड़ी जौ की फसल में शस्य क्रिया प्रबंधन। प्रदेश में ठंड एवं शीतलहर का भीषण प्रकोप आरंभ हो चुका है और इस शीतलहर से मनुष्य, पशुओं, फसलों और पेड़ पौधों सबका जीवन कठिन हो जाता है। अतः शीतलहर से आप अपनी खेती बाड़ी को कैसे बचाएंगे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाला क्या है? शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या आम भाषा में न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम हो, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाती है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढाह एवं तुषार नामों से भी जाना जाता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें। रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो सकता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। पाला पड़ने का समय, लक्षण एवं पूर्वानुमान। उत्तरी भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में ये अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती हैं। शीतकाल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा आकाश साफ होने के साथ हवा रुक जाती है तो रात्रि को पाला पड़ने की संभावना रहती है। वैसे पाले का अनुमान दिन के वातावरण से लगाया जा सकता है। सर्दी के दिनों में जिस रोज दोपहर से पहले ठंडी हवा चलती रहे एवं हवा का तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर जाए, दोपहर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाए तथा आसमान साफ रहे या उस दिन आधी रात के बाद से ही हवा रुक जाए तो पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। रात को विशेषकर तीसरे एवं चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावनाएं रहती हैं, परंतु यदि इसी बीच हवा चलना रुक जाए तथा आसमान साफ हो तो पाला पड़ता है
जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। मौसम का पूर्वानुमान देने वाले स्थानीय मौसम केंद्रों द्वारा पाले का पूर्वानुमान नियमित रूप से दिया जाता है। पाले का फसलों पर प्रभाव। पाला पड़ने पर संवेदनशील फसलों की पत्तियां एवं फल मुरझा जाते हैं तथा झुलसकर बदरंग हो जाते हैं। कच्ची फलियों में उपस्थित दाने या तो छोटे रह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसलों के उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सब्जियों में पाले के प्रभाव से पत्तियां बदरंग होकर भूरी एवं बाद में काली हो जाती हैं तथा फल या तो बनते नहीं, बनते हैं तो छोटे एवं बेडौल हो जाते हैं। फलदार पौधों विशेषकर आंवले में तो पत्तियां झुलसने के साथ साथ टहनियां एवं अधिक तीव्रता होने पर पूरे पौधे ऊपर से सूख जाते हैं। पाले से बचाव के उपाय। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए तो कुछ उपायों के द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। बुवाई से पूर्व के उपाय। फसल का चुनाव। जिस स्थान पर पाला प्रायः पड़ता हो वहां ऐसी फसलें बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका। उचित किस्म का चुनाव। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुवाई में प्रयोग लें, जैसे आलू की कुफरी, शीतमान आदि। पाला पड़ने की संभावना 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक अधिक रहती है। फसलों में फूल आने पर फली बनने की अवस्थाएं पाले से अधिक संवेदनशील होती हैं। बुआई के समय इस बात का ध्यान रखें कि ये अवस्थाएं पाला पड़ने के चरम समय में न आ पाएं। अतः शीघ्र या देरी से बुआई कर फसलों को पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। बुआई के बाद के उपाय। पाला पड़ने की संभावना का पूर्वानुमान होने पर खेत में शाम को धुआं करना चाहिए। सूखी घास फूस, सूखी टहनियां, पत्तियां आदि में आग लगाकर धुआं कर देने से आसपास का तापमान गिर नहीं पाता है तथा धुएं की चादर वायुमंडल में छाने से वायुमंडल के दबाव में कमी आ जाती है और पाला नहीं पड़ता है। खेत में धुआं हवा के बहाव को देखकर करना चाहिए ताकि खेत में धुआं फसल के ऊपर फैल जाए। सिंचाई करके। सिंचाई की सुविधा होने पर पाला पड़ने की संभावनाओं को देखते हुए खेत में हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे भूमि एवं वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता है एवं फसल पर पाले का असर नहीं हो पाता। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती हैं एवं फसल के आसपास का तापमान गिर नहीं पाता, जिससे फसल बच जाती है। गंधक के अम्ल का छिड़काव। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के तनु अम्ल 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे पौधों की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता है। गंधक का अम्ल सस्ता एवं आसानी से हर जगह मिलने वाला रसायन है। थायो यूरिया का छिड़काव। थायो यूरिया के 500 ppm 1 लीटर पानी में 500 मिलीग्राम थायो यूरिया के घोल का फूल आने की अवस्था में 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव पाला सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। थायो यूरिया एक प्रकार का वृद्धि नियामक है, जिसमें 42.1% सल्फर एवं 36.8% नाइट्रोजन होता है। DMSO का छिड़काव। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड का फसल में 50% फूल आने पर 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर 700 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। 10 से 15 दिन बाद छिड़काव दोहरावें। छाया करके। छोटे फलों के पौधों एवं नर्सरी में उगाए गए पौधों को पाले से बचाने के लिए सूखी घास फूस, सरकंडे या गन्ने की पत्तियां आदि से ढक दें। इस प्रकार किसान भाई उपरोक्त बताई गई बातों को अमल में लाते हैं तो फसलों को पाले के प्रकोप से बचाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने जौ की बुआई की है वो फसल 25 से 45 दिन की बढ़वार की अवस्था पर होगी। ये फसल आगे भी उचित विकास करे, इसके लिए कौन कौन से सस्ते कार्यों को अपनाना है, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। जिन किसान भाइयों ने नवंबर माह में जौ की बुवाई की होगी, उनकी फसल इस समय 25 से 30 दिन की वृद्धि विकास की अवस्था पर होगी, जिसमें इस समय कुछ सस्य कार्यों को करना आवश्यक होता है।
यदि सस्य कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम खेतों में खरपतवारों की अधिकता, कमजोर पौध तथा पौधों का कम वृद्धि विकास देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको आने वाले समय में कम उत्पादन में ही संतोष करना पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, जौ की फसल में इस समय कौन कौन से सस्य कार्य करने हैं जिससे आने वाले समय में अधिक से अधिक जौ का उत्पादन मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए आपके बीच हैं BRDPG कॉलेज देवरिया के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा। इस समय आपके खेत में जौ जमकर तैयार हो गया होगा, उसमें पहली सिंचाई करने का समय आ गया है। सामान्यतः जौ में 2 से 3 सिंचाइयाँ करनी चाहिए। पहली सिंचाई जब 25 से का जौ हो जाता है, अर्थात उसमें कल्ले निकलने लगते हैं, तो उस समय करनी चाहिए। वो समय इस समय आ गया है। दूसरी सिंचाई जौ में 60 से 65 दिन बुआई के बाद करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जौ में जब दुग्धा अवस्था हो जाए, अर्थात 80 से 85 दिन के बाद कर देनी चाहिए। ध्यान रखें, जौ में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जहाँ तक की बात आती है, इस समय खेत में बहुत से खरपतवार जमकर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, कृष्णनील, हिरणखुरी छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे। इनके नियंत्रण के लिए आप 2,4-D सोडियम साल्ट नामक शाकनाशी की 600 से 700 ग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल करके पहली सिंचाई के बाद छिड़काव करें। यदि आपके खेत में इस समय सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे गेहूँसा, जिसे आप गेहूं का मामा कहते हैं, जंगली जई जिसे आप घुड़जैया कहते हैं, दिखाई दे रहा हो, तो उसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान नामक शाकनाशी की 1.5 से 2 kg मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके पहली सिंचाई के बाद छिड़काव करें। यदि किसान भाई चौड़ी एवं सकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवार का नियंत्रण एक साथ करना चाहते हैं, उसके लिए आप सल्फोसल्फ्यूरान नामक शाकनाशी की मात्र 35 ग्राम दवा को 600 लीटर पानी में घोल करके पहली सिंचाई के बाद छिड़काव करें। इससे दोनों खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा। इस समय उर्वरकों का टॉप ड्रेसिंग का भी समय हो गया है। बुआई के समय आप जो उर्वरक डाल चुके हैं और उसके बाद जो उर्वरक इस समय शेष है, ख़ास तौर से नाइट्रोजन या जिंक सल्फेट का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग में किया जाता है। आधी मात्रा उर्वरक की, मुख्यतः नाइट्रोजन की, जो सामान्यतः जौ में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दी जाती है, और आधी मात्रा जो इसमें 30 किलोग्राम बचा कर आप रखे हुए हैं, उसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में पहली सिंचाई के बाद आप प्रयोग करें। यदि जौ का पौधा इस समय ज़्यादा पीला दिखाई दे रहा है, तो आप यूरिया के साथ जिंक सल्फेट करके आप उसका छिड़काव करें। यदि आप इन बताए गए शस्यक्रियाओं का प्रबंधन अच्छी प्रकार से समय रहते हुए करते हैं, तो आपको जौ के खेती से अच्छा उपज प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां, और अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन।
ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेतों में सरसों की फसल फूल वाली अवस्था पर खड़ी है और इन फूलों से मकरंद प्राप्त कर मधुमक्खियां खूब शहद उत्पादन कर रही हैं। इसीलिए मौन पालकों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि मधुबक्सों से शहद को इस प्रकार से निकालें कि मौन वंशों को कोई हानि ना हो और शहद की गुणवत्ता भी बनी रहे। इसकी पूरी जानकारी प्रस्तुत है कार्यक्रम के इस अंश में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है शहद उत्पादन। तो मधुमक्खियों की उचित देखरेख तथा अन्य प्रक्रियाओं के दौरान हमें मधु निष्कासन प्रक्रिया को अपनाना होता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जैसे शहद निकालने का उचित समय, शहद की पहचान एवं शहद निकालने वाले यंत्र तथा बर्तनों की साफ सफाई इत्यादि। यदि हमारे मौन पालक शहद निकालते समय इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में नहीं लाएंगे तो शहद की निम्न गुणवत्ता एवं प्रति मौन बॉक्स से कम शहद की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपको शहद का उचित मूल्य न मिलने के कारण आपको इस व्यवसाय से हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए मौन पालक भाइयों, आपको शहद निष्कासन के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं एक प्रगतिशील मौन पालक। तो देखिए और लाभ उठाइए। किसान भाइयों, जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो जब पुष्प रस की अधिकता होती है तो मधुमक्खियाँ जो अपने खाने के लिए पुष्प रस एकत्र करती हैं, नेक्टर एकत्र करती हैं, तो जब वो ज़्यादा हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, तब हम मधुमक्खियों से शहद निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि शहद जो है वो सुपर चैम्बर से लें। उस शहद की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। निर्यात में उस शहद की मांग ज़्यादा होती है। दूसरे, जिस दिन आप शहद निकालने का समय जो है वो उस दिन साफ़ सुथरा मौसम होना चाहिए और कमरे का प्रयोग जरूर करें। जो मधु निष्कासक कमरा होता है उसमें आप अपने जो ऑपरेटर्स हैं वो अच्छी तरह स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, साफ़ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। और ये समझिए कि आपके कंटेनर हैं वो फूड ग्रेड प्लास्टिक होने चाहिए। किसान भाइयों, जब आप मधुमक्खी के जब आप चेक करते हैं कि हमारा शहद हो गया है, आपने देखा सुपर चढ़े हुए हैं आपके, तो जब आप छत्ते निकालते हैं तो उस समय जब मधुमक्खियाँ पूरी काम पर निकल जाएं, जो हमारा श्रमिक है वो पूरा काम पर निकल जाए, तब आप लगें। बहुत जल्दी सुबह 8 या 9 बजे शहद निकालने के कार्य में ना लगें। कम से कम 11 बजे तक, 11:30 बजे तक आप इंतजार करें। उसके बाद जब हमारा श्रमिक मधुमक्खियाँ काम पर लग जाएँ तब आप शहद निकालने का कार्य प्रारंभ करें। 80% सील छत्ते हों वही छत्ते निकालें। अंडा लार्वा प्यूपा के छत्ते ना निकालें। जैसे आपने निकाल लिया उसके बाद अंडा लार्वा प्यूपा है तो उनको वापस बॉक्स में रख दें। और जो पूरे फ्रेम में शहद है, करीब 80% सील हुए हुए छत्ते हैं, उनको ब्रश की सहायता से मधुमक्खियों को हटा दें। हल्के धुएं का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई जहरीली चीज़ ना हो, ये ध्यान रखें। तो हल्के धुएं का प्रयोग करके और ब्रश का प्रयोग करके मधुमक्खियों को हटा सकते हैं। और उसके बाद उनको डब्बे में डाल करके वापस जो आपका कमरा है जहाँ शहद निकालते हैं वहाँ ले करके आएँ और चाकू से, स्टेनलेस स्टील का चाकू का प्रयोग करें, उसको अनकैपिंग करके मशीन में लगाएं। और उसका जो आपका एक्सट्रैक्टर है ये भी स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। और उसको हनी निकाल करके आप जब स्टोर करते हैं तो वो कंटेनर भी फूड ग्रेड प्लास्टिक के होने चाहिए। और जो हनी आप निकालते हैं वो करीब 18 से 20% जब उसमें मॉइस्चर रह जाए तब आप निकालें। वो एक तो यह है कि आप उसमें 4-6 महीने, अगर आप बाज़ार में आपको अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है तो उसको स्टोर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक शहद के स्टोरेज का सवाल है तो शहद आप जब भी स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में करें, फूड ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर में करें। और प्रयास करें, अगर अभी आपको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन वो तभी जब उसका मॉइस्चर 18 से 20% हो। इससे ज़्यादा मॉइस्चर का शहद आप ज़्यादा समय तक ना रोकें, उसको साथ साथ मार्केट में सेल कर दें। तो किसान भाइयों, जब आप छत्ते आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, छत्ते आपके पास खाली बच जाते हैं, तो जो आपका कई बार जैसे पराग युक्त छत्ते भी आ जाते हैं और कुछ किसान भाई हमारे सील्ड ब्रूड के छत्ते भी निकाल लेते हैं।
तो उनको ऐसा ना करें कि एक ही बक्से में आपने पूरा सील्ड ब्रूड डाल दिया, एक में पूरे खाले डाल दिए, या 4-5 छत्ते आपने पराग के एक ही बक्से में डाल दिए। जो डालने वापस छत्ते जो आदमी डालता है वो अच्छा ट्रेनिंग शुदा व्यक्ति होना चाहिए। और जो आपके अगर सील्ड ब्रूड भी आपने कुछ छत्ते निकाल दिए ज़्यादा शहद होने के कारण, तो उनको बराबर मात्रा में बांट करके डालें। पराग के छत्तियाँ सभी एक बक्से में न डालें, उनको अलग अलग करके एक एक छत्ता एक एक बक्से में डालें। और ये काम जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सील्ड ब्रूड जब आप कई बार किसान भाई देखा जाता है निकाल लेते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक अगर सर्दी के समय बाहर रखा रहे तो वो चिल्ड हो सकता है, ठंडा हो सकता है, वो मर सकता है। तो इसलिए इस काम में जितना जल्दी बक्से से निकाल करके आप मशीन तक ले जाएं और एक्सट्रैक्शन करने के बाद तुरंत उनको वापस बक्से में डाल दिया जाए। तो किसान भाइयों, मेरा अनुरोध है कि इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो एक सफल मौन पालक आप होंगे और अपने मधुमक्खी पालन व्यवसाय द्वारा आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम चौकड़ा, जिला मथुरा से तनु चौधरी ने। आपकी आलू की फसल में पीछेती झुलसा रोग के लक्षण दिख रहे हैं, जिनके निदान हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाई एक चीज जान लें कि आलू में मुख्य रूप से पिछात झुलसा रोग आता है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या कारक होता है वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस मुख्य रूप से बीज के द्वारा और मिट्टी के द्वारा दोनों जनित ये फफूंद है कि यह रोग का लक्षण दिखता कैसा है। तो आप देखे होंगे कि जो आपका पत्तियां हैं, आलू का पत्ती, उस पर काला भूरा धब्बा, और पत्ती को जब उल्टा कर नीचे वाली भाग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस धब्बे के नीचे में पाउडर नुमा या फिर जो उजला डस्ट चिपकाया हुआ नजर आएगा और वह फफूंद का स्पोर है। किसान भाई यह चीज आप जान लें कि एक दो स्पॉट दिखने के बाद यदि आप नजरअंदाज कर देंगे तो पूरा यह बीमारी पौध के सभी भाग को, पत्ती को, तना को, और आलू जब बैठने लगता है कंद तो उसको भी प्रभावित करता है। तना काला भूरा रंग का हो जाएगा, पूरी सारी पत्तियां गलने लगेंगे या काले रंग के हो जाएंगे। आक्रांत अवस्था में आपको ऐसा लगेगा कि कोई जला हुआ मोबिल आपके फसल पर छिड़क दिया। जब नमी युक्त वातावरण होता है तो उसमें जैसे ओस का ज्यादा गिरना, 10 से 25 डिग्री तापक्रम वातावरण का हो जाना या आर्द्रता अधिक हो जाना, 80% तक आर्द्रता हो जाना, इस तरह का यदि वातावरण का माहौल बनता है तो यह रोग तेज गति से फसल को प्रभावित करता है। लक्षण दिखाई दे तो आप सबसे पहले करें डायथेन M45 का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसमें आप स्टिकर के रूप में
आप सेंडोविट 0.1% या सर्फ या फिर साबुन का झाग इत्यादि मिलाकर आप स्प्रे करें। फिर 10 दिन के अंतराल पर एक दोबारा स्प्रे आप डायथेन Z78 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। यदि आपका रोग नहीं नियंत्रण में होता है तो अंतराल आप घटा दें, 7 दिन के अंतराल पर आप इसको स्प्रे करें। फिर दूसरा इसके बाद का स्प्रे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंद का भी कर सकते हैं। उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें स्टिकर के रूप में सेंडोविट 0.1% मिलाकर आप जब स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यह फसल पर जो रोग प्रभावित करता है वह कम होगा और आपका आलू माने जो कंद होता है वह बड़ा होगा, स्वस्थ होगा और अधिक उत्पादन देगा। और एक चीज आप रखें कि पानी का जो सिंचाई करते हैं उसको आप तत्क्षण रोक दें और जो यूरिया का छिड़काव करते हैं उसको आप रोक दें। इस तरह का छोटी छोटी जो बातें हैं उसको आप यदि ध्यान में रखकर आप खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आलू का फसल आप अच्छा आपका उत्पादन देगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।